नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम मैथ्स अकेडमी में। इससे पिछले वीडियोस में हमने बहुत डिटेल से देखा था कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ था। जो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक भूमिका थी या प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको बहुत डिटेल से हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो क्या कारण थे जिसके कारण इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया और जो व्यवस्था अशोक ने स्टैब्लिश की थी वो समाप्त हो गई। मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए जानते हैं उन सभी कारणों के बारे में जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन में प्रमुख भूमिका अदा की। अब देखते हैं समय 232 बीसीई का, और उस समय अशोक की हो जाती है मृत्यु, और इसकी मृत्यु के लगभग 5 साल के अंदर ही 180 बीसी आते आते मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ, अशोक की मृत्यु के 50 साल के अंदर अंदर ही मौर्य साम्राज्य हमको समाप्त होता हुआ दिखता है। वो कारण हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली समस्या आती है, अशोक के जो उत्तराधिकारी हैं वो हमको अशोक जितना या उससे पुराने जो शासक हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो चाहे बिंदुसार है, उतना योग्य नहीं मिलते हैं। तो एक सबसे बड़ी समस्या जो किसी भी साम्राज्य के विघटन में आती है कि उसके उत्तराधिकारी कितने सबल हैं, वो समस्या हमको मौर्य साम्राज्य के साथ भी दिखती है कि अशोक के जो भी उत्तराधिकारी आएंगे वो कम क्षमता के होंगे और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को वो संभाल नहीं पाएंगे। अशोक की जब मृत्यु होती है तो हम देखते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद जो उसका साम्राज्य है वो उसके उत्तराधिकारियों में विभाजित हो जाता है। जैसे हम देख रहे थे कि एक तो पूरा आपका होता था साम्राज्य, और यह साम्राज्य क्षेत्रों में बटा होता था, और इन बटे हुए क्षेत्रों में जो शासन संभालता था वो होते थे आपके राजकुमार, और इन पर केंद्रीय नियंत्रण होता था इसका साम्राज्य का। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद ये जो राजकुमार है ये स्थानीय रूप से एक नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करेंगे और पूरे मौर्य साम्राज्य का विभाजन होता हुआ हमको मिलेगा। दूसरा हम देखते हैं जो इसके उत्तराधिकारी हमको मिलते हैं उनके विषय में पुराणों में, अवदान ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में हमको अलग अलग वर्णन मिलते हैं। तो स्पष्ट रूप से अशोक का उत्तराधिकारी कौन है ये हमको पता नहीं लगता है, या हम कहें कि उनमें हमको अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे कुणाल, दशरथ, संप्रति, तनिष्का, देववर्मन, तत्धनवान और बृहदत्त। इस बृहदत्त की ही हत्या करेगा कौन? पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की स्थापना कर देगा जो मौर्य वंश के बाद आएगा। तो उत्तराधिकारियों में समस्या है, ये हम देख रहे हैं। साम्राज्य का विभाजन हो गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन पर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे हरिप्रसाद शास्त्री जी का मत है कि जो धार्मिक नीति है मौर्य साम्राज्य की, या हम कहे जो धम्म की नीति है अशोक की, उस धम्म की नीति ने मौर्य साम्राज्य को ब्राह्मण विरोधी बना दिया। और यही हम देखते हैं जब आपका शुंग वंश आता है, या आपका कर्ण वंश आता है, या आपका सातवाहन वंश आता है, तो उत्तराधिकारी साम्राज्य होंगे मौर्य साम्राज्य, ये सबके सब हमको ब्राह्मण मिलते हैं। तो हरिप्रसाद जी का तर्क है कि धम्म की नीति के कारण जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी उस विचारधारा पर आघात हुआ था। उस आघात का प्रतिशोध लेने के लिए ब्राह्मणवादी विचारक अपनी पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए मौर्य साम्राज्य के पतन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अशोक ने जो नीति चलाई थी वो कर्मकांड विरोधी थी और ब्राह्मणवादी समाज कर्मकांडों पर आधारित था। जब धम्म की नीति चली तो इन ब्राह्मणों की क्या हुई, आय घटी, और जब ब्राह्मणों की आय घटी तो ये धम्म के ही विरोधी हो गए और ओवरऑल ये मौर्य साम्राज्य के विरोधी हो गए। तो ये तर्क है किसका? हरिप्रसाद शास्त्री जी का। हेमचंद्र चौधरी जी कहते हैं जो अशोक ने नीति चलाई थी अहिंसा की नीति और शांति की नीति, उस नीति ने ही मौर्य साम्राज्य को कमजोर कर दिया। लेकिन आप ध्यान रखेंगे 13वां शिलालेख, इसमें अशोक स्पष्ट रूप से कहता है कि वो शक्ति के प्रयोग से पीछे नहीं हटेगा। तो हेमचंद्र जी का मानना है कि अशोक ने जिस तरह से नीति चलाई कि वो अब हिंसा नहीं करेगा, शांति की नीति अपनाएगा, उससे क्या हुआ, जो मौर्य साम्राज्य है इसकी सैन्य शक्ति कमजोर पड़ गई और वो प्रमुख कारण बनी मौर्य साम्राज्य के पतन का। डीडी कौशाम्बी का तर्क है कि हमको मौर्य साम्राज्य में आर्थिक संकट दिखता है, बाढ़ दिखता है और राजस्व में कमी दिखती है, और ये प्रमुख कारण बनता है मौर्य साम्राज्य के पतन का। फिर हम देखें डीएन झा का तर्क है, ये कहते हैं कि जो उत्तराधिकारी हैं वो हमको कमजोर मिलते हैं, इसीलिए मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। रूमिला थापा का तर्क है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था कमजोर हुई और उसके कारण जो स्थानीय शासन व्यवस्था है या जो स्थानीय शासक है वो मजबूत हुए, और ये प्रमुख कारण बना मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग कारण बताते हैं। हम बहुत डिटेल से देख लेते हैं एक एक कारण को कि ये कितना सही है और कितना गलत, और अंत में हम वह वास्तविक कारण जानना चाहेंगे जिसके कारण मौर्य साम्राज्य पतन हुआ। अगर हम राजनीतिक कारणों को देखें जो मौर्य साम्राज्य के पतन से संबंधित है, तो उनमें हम देखते हैं अशोक ने जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी उस प्रशासनिक व्यवस्था में
अव्यवस्था आ जाती है। अशोक ने क्या किया था, धम्म नीति अपनाई थी और स्थानीय प्रशासक नियुक्त किए थे। इन स्थानीय प्रशासकों पर निगरानी रखता था, वो इनसे रिपोर्ट लेता था या हम कहें समीक्षा करता था। फिर स्वतंत्र रिपोर्टिंग का भी सिस्टम था कि राजा खुद से ऐसे ऑफिसर नियुक्त करता था जो इनकी रिपोर्टों को चेक करें या खुद से रिपोर्ट बनाए। फिर गुप्तचर व्यवस्था, इनसे इन स्थानीय प्रशासकों पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अशोक के बाद ये सारी व्यवस्था जो स्थानीय प्रशासकों को ठीक से चलाने के लिए काम करती थी वो कमजोर हो गई और इससे जो स्थानीय प्रशासक है वो स्वच्छंद हो गए और केंद्रीय प्रशासन इससे कमजोर हो गया। उसके अलावा जो अशोक की धम्म नीति है, इस धम्म नीति पर इसके उत्तराधिकारियों ने ही संदेह किया। उनका मानना था कि इस धम्म नीति से शासन व्यवस्था को ठीक से नहीं चलाया जा सकता है और उसका परिणाम उनको दिखता है कि जो धम्म महामात्र नियुक्त किए थे अशोक ने क्या किया था, एक तो स्थानीय प्रशासन स्थापित किया था, दूसरा अशोक ने काम किया था धम्म का प्रचार और इस धम्म के प्रचार के लिए उसने महामात्रों की नियुक्ति की थी। दरअसल होता क्या, ज्यादातर ये महामात्र स्थानीय हमको मिलते थे, मतलब उसी आर्य विशेष से हमको मिलते थे जो धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। अब इनके स्थानीय होने का एक रीजन आप और समझिए, अच्छा अशोक वह हर प्रयास करता था कि आम जनमानस तक जो भी वो पहुंचाना चाहे वो उनको सही से डिलीवर्ड हो, इसका खास ध्यान रखता था। इसीलिए जब हम देखते हैं भाषा के महत्व को, वहां पर भी वो ऐसे लोगों की नियुक्ति करता था जो स्थानीय भाषा में बात कर पाए और लोगों तक धर्म के प्रचार को ठीक से पहुंचा पाए। तो इन सब में हमको जो महामात्र है वो स्थानीय रूप के मिलते हैं। अब होता है क्या, केंद्रीय शासन कमजोर, और जब आपका केंद्रीय शासन कमजोर होगा या जो उत्तराधिकारी हैं वो हमको उतने सक्षम नहीं मिलेंगे, तब ये होगा कि जो स्थानीय महापात्र हैं ये शक्तिशाली हो जाएंगे और दमन की नीति को अपना लेंगे। जो केंद्रीय कंट्रोलिंग का सिस्टम था उस सिस्टम को अब ये नहीं मानेंगे। केंद्र में कमजोर राजा है तो एक तरफ देखिए विद्रोह हो रहा है और उस विद्रोह को दबाने के लिए राजा का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी था, लेकिन केंद्र में जो राजा है वो कमजोर है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमको इतने सारे राजाओं के नाम क्यों मिलते हैं अशोक के बाद, क्योंकि इन सब ने थोड़े थोड़े समय के लिए शासन किया। तो जब शासन में स्थायित्व तो नहीं है, एक लंबे समय तक के लिए कोई प्रशासक नहीं है शासन व्यवस्था में, तो थोड़े थोड़े समय के लिए नए नए प्रशासक आएंगे और इससे भी लगातार केंद्रीय प्रशासन कमजोर होता हुआ मिलेगा। अधिकारियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती गई और इससे जो व्यय है वो व्यय बढ़ता गया, किसका, प्रशासन का। अब प्रशासनिक व्यय बढ़ रहा है और आय जो साम्राज्य की है वो घट रही है, इससे साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। दूसरे हम देखते हैं एक सबसे खास चीज, जो अधिकारी थे ये अपने राजाओं के प्रति वफादार थे, अर्थात चाहे हम काल देखें चंद्रगुप्त का, चाहे हम काल देखें अशोक का, दोनों के समय एक कॉमन चीज हमको मिलती है, जो पदाधिकारी हैं वो मौर्य साम्राज्य के प्रति वफादार नहीं मिलते हैं बल्कि अपने राजा के प्रति ज्यादा वफादार मिलते हैं। मतलब कोई व्यक्ति या तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति ज्यादा वफादार मिला या बाद में अशोक के साथ ज्यादा वफादार मिला, वो पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य के लिए वफादार नहीं था। इसका मतलब ये कि चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो चाहे वो अशोक, इनकी व्यक्तिगत योग्यता के कारण जो पदाधिकारी हैं वो इनके प्रति वफादार है, साम्राज्य के प्रति वफादार नहीं है। तो जैसे ही ये राजा जाएंगे या हम कहें जैसे ही अशोक जाएंगे तो इनके पदाधिकारी हैं वो विद्रोही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वफादार किसके प्रति है, अशोक के प्रति, ना कि मौर्य साम्राज्य के प्रति। तो एक कारण ये भी बनेगा। उसके साथ जो गुप्तचर व्यवस्था थी, इन अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए अशोक ने गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। वो व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। जो उसके उत्तराधिकारी होंगे अशोक के, वो इस गुप्तचर व्यवस्था की ताकत को ठीक से नहीं समझ पाएंगे और इस व्यवस्था को कमजोर कर देंगे। और जब ये व्यवस्था कमजोर हो जाएगी तो जो स्थानीय प्रशासक हैं वो और क्या हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे। वो पहले से ही चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को चलाएं। केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो रहा है और केंद्रीय नियंत्रण के कमजोर होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि गुप्तचर व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। अब ये क्या करेंगे स्थानीय प्रशासक, ये भ्रष्ट हो जाएंगे और जो आम जनता है इनके जो दुख दर्द है वो भी राजा तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो गुप्तचर हैं ये प्रशासक को हर वह सूचना देते थे जो उसके राज्य में घटित हो रही है, चाहे वो जनता से संबंधित है चाहे वो किसी अधिकारी से संबंधित है। इससे राजा को सही चीजें पता लगती थी और वह सही निर्णय लेकर प्रशासन व्यवस्था को कंट्रोल करता था। लेकिन जब ये गुप्तचर व्यवस्था कमजोर हो जाएगी तो नियंत्रण की जो ताकत थी राजा की वो कमजोर हो जाएगी। फिर हम देखें जो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया है, इसमें हम वहां पात्रों के प्रति विद्रोह की भावना है वो ब्राह्मणवादी समाज में दिखेगी। उसके अलावा जो अशोक की
अहिंसा की नीति है, उस नीति पर भी प्रश्न उठाया जाता है कि इस नीति ने जो सैन्य शक्ति है मौर्य साम्राज्य की, उसको कमजोर कर दिया और उसी के कारण बाद में जो स्थानीय स्तर पर दमनकारी शासक उत्पन्न होते हैं उन पर नियंत्रण नहीं किया जा सका और ये कारण बन जाता है मौर्य साम्राज्य के पतन का। अब हम ये समझते हैं कि क्या वास्तव में अशोक की जो नीति है वही जिम्मेदार है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए, क्योंकि इतिहास में ये टॉपिक बहुत विवादित है। ऐसा बार बार कहा जाता है कि अगर अशोक ने अहिंसा की नीति ना अपनाई होती तो मौर्य साम्राज्य का पतन ना होता। तो हम समझ लेते हैं कि कितना जिम्मेदार है ये। अशोक ने चलाई थी धम्म की नीति और उसके तहत पशुओं का वध करना, बलि देने पर रोक लगाई थी। लेकिन क्या वास्तव में यह इम्प्लीमेंट हुआ था? जब हम देखते हैं अशोक की धम्म नीति को तो अशोक कहता था कि शाही परिवार में मांस नहीं खाया जाएगा और उसको रोकने का ही प्रयास करेगा, लेकिन वास्तव में इसको शाही परिवार में कभी लागू ही नहीं किया जा सका पूरी तरह से। अशोक व्यक्तिगत रूप से इसको लागू करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में ये लागू नहीं हो पाती। इससे जो पशुओं का वध है वो लगातार जारी रहा। हालांकि इसमें कमी जरूर आई, क्योंकि अशोक की नीति थी कि पशु बलि या कर्मकांडों के लिए पशुवध नहीं होना चाहिए, उससे कमी आई। लेकिन भोजन के रूप में पशुओं का वध लगातार होता रहा या पशु लगातार मारे जाते रहे। तो अशोक की जो धम्म की नीति है वो धम्म की नीति किस हद तक लागू हुई थी ये भी हमको समझना है। दूसरे हम देखें, ऐसा नहीं कि धम्म नीति के तहत किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। हमने देखा था 13वां शिलालेख, यहाँ अशोक कहता था कि वो शक्ति के प्रयोग से कभी पीछे नहीं हटेगा। तो इसका सामान्य सा मतलब है कि जहाँ आवश्यकता होगी वहां वो शक्ति का प्रयोग करेगा। तो मृत्यु दंड जैसी प्रथा भी समाप्त नहीं हुई है। उसके अलावा जो सेना है मौर्य साम्राज्य की, उस सेना को कभी निष्क्रिय नहीं किया गया। अशोक ने कभी सेना को कमजोर नहीं होने दिया। जो जनजातियां हैं उनके अनाचरण पर लगातार नियंत्रण बना के रखेगा अशोक। तो हमको अशोक की धम्म की नीति को ठीक से समझना होगा। इसीलिए जब हमने पीछे वीडियो की थी वहां पे हमने कहा था कि ये राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावशाली थी, क्योंकि अगर राजनीतिक एकरूपता बना के रखनी है तो धम्म की नीति सबसे कारगर उपाय थी अशोक के लिए। तो हम समझ पा रहे हैं कि वास्तव में अशोक की जो धम्म नीति है वो राजनीतिक रूप से ज्यादा लागू थी। वास्तव में अहिंसा की नीति नहीं अपनाई थी, अर्थात एक उपकरण के रूप में धम्म को अपनाया था कि जहाँ आवश्यक होगा वहाँ शक्ति प्रदर्शन भी होगा, लेकिन जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ वो शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा। अगर हम कहें कि जो मौर्य साम्राज्य है उसके पतन के पीछे अशोक की अहिंसा की नीति जिम्मेदार है तो वो हम जस्टिफाइड नहीं कर सकते। आर्थिक कारण देख लेते हैं, जिसकी बात करते हैं डीडी कौशाम्बी। ये कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और इसके पीछे ये दो तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? ये कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसके दो उदाहरण आप देख लीजिए। पहला, इन्होंने क्या किया, हर उस वस्तु पर कर लगाया जहाँ ये कर लगा सकते, यहाँ तक वेश्यावृत्ति पर भी कर लगा। तो अगर कर की संरचना ऐसी है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, इसका मतलब है कि राज्य को अधिक से अधिक कर चाहिए। दूसरा कहते हैं कि जो पंचमार्क सिक्के हैं या जो आहत सिक्के हैं, इनमें जो चांदी की मात्रा है वो मात्रा लगातार कम हो रही है। मतलब एक तरफ टैक्स का कलेक्शन बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ राज्य चांदी की मात्रा कम कर रहा है आहत सिक्कों में। इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि एक आर्थिक संकट था मौर्य साम्राज्य में जो के बाद वो कारण बना। इसके अलावा एक खास चीज का ये वर्णन करते हैं कि सबसे पहले होती है लोहे की खोज, और एक कारण माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली क्यों बना, उसमें लोहे की खोज का प्रमुख योगदान है। क्योंकि जो आपका मगध का क्षेत्र है उस मगध के क्षेत्र के आसपास लोहा मिलता है पहले, और इस पे अधिकार किसका है? मौर्य वंश का। तो जब तक लोहे के संसाधन पर मौर्य वंश का एकाधिकार रहता है, मतलब लोहा मौर्य वंश में ही सबसे ज्यादा मिलेगा, यह स्थिति रही तब तक मौर्य साम्राज्य ताकतवर रहा। और जैसे ही मौर्य साम्राज्य के बाहर लोहा मिला वैसे ही अन्य साम्राज्य भी या अन्य क्षेत्रीय प्रशासक भी ताकतवर हो गए। तो जो राज्य के पास धातु का एकाधिकार वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। दूसरी तरफ लोहे की मांग लगातार बढ़ रही थी। देखिए, पहले लोहे की खोज हुई, मगध उसकी सप्लाई कर रहा था, मौर्य साम्राज्य उससे ताकतवर हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है, इससे जो कृषि संसाधन है उनकी मांग बढ़ रही है, और इसकी वजह से जो लोहा है इसकी मांग भी बढ़ रही है। तो बढ़ी हुई मांग की आपूर्ति सिर्फ मगध अब नहीं करेगा, बल्कि जो अन्य क्षेत्र हैं, जैसे जो आपके तमिल क्षेत्र है, जो आपके आंध्र के क्षेत्र है, इन स्थानों पर भी लोहा मिलेगा और यहाँ से भी आपूर्ति होगी लोहे की। इस वजह से जो ये स्थान है ये भी हमको मजबूत होते हुए मिलेंगे। दक्कन के क्षेत्र में लोहे की खोज हो जाती है, अब इससे मगध का महत्व कम हो जाएगा। जो कृषि उत्पादन है उसमें लगातार विस्तार होगा, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी है, और इससे कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी और कृषि उत्पाद में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, जैसे बंगाल का क्षेत्र,
यहाँ हमको सूखे के प्रमाण मिलते हैं। तो जो अधिकार क्षेत्र में है मगध के, वहां पड़ रहा है सूखा, और जो क्षेत्र है अन्य शासकों के पास, वहां पर कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी हो रही है। इससे मगध कमजोर होगा और जो अन्य शासक है वो मजबूत होंगे। ये स्थिति भी बन रही है। राजस्व की मात्रा में इससे लगातार कमी होगी और कुल मिला के ये प्रमुख कारण बनेगा मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे। तो हमने दो चीजें देखी, एक धर्म नीति कारण बनी और उसके बाद उसका हमने एनालिसिस किया कि क्या वो सच में कारण बनी या किस हद तक वो जिम्मेदार है मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे। दूसरा हम देख रहे हैं आर्थिक कारण, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसको भी हम समझते हैं कि ये आर्थिक कारण किस हद तक जिम्मेदार है मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे। यहाँ पे एक विचार आता है रूमिला थापर का। ये कहते हैं वास्तव में अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, क्योंकि जब ये कहते हैं कि अगर हम एविडेंसेस को देखें उस समय के, तो हमको ये मिलता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। मतलब तो आर्थिक कारण की बात की जा रही है, आर्थिक कमी आई वो नहीं हुई, बल्कि इसमें तो हमको बढ़ोतरी हुई मिली है। दूसरा जो तर्क दिया गया मुद्रा के अवमूल्यन को लेके, मुद्रा का मूल्य घटाया जा रहा था, चांदी की मात्रा घटाई जा रही थी हाथ सिक्कों में। तो वो कह रही है कि ऐसा नहीं था कि यह अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण हुआ, बल्कि एक राजनीतिक अव्यवस्था फैल चुकी थी। जो केंद्रीय प्रशासन था वो हो गया था कमजोर, और इसकी वजह से जो स्थानीय व्यापारी वर्ग है, इन्होंने क्या किया, धन का संग्रहण कर लिया अपने पास, पैसे को अपने पास क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, और उसकी वजह से सिक्कों के मूल्य में अवमूल्यन हुआ। अब यहाँ समझिए रूमिला थापर का जो तर्क है, ये कहते हैं देखो लोहे की खोज हो चुकी है, और जब लोहे की खोज हो चुकी है तो इससे कृषि में विस्तार हो रहा है, और जब कृषि में विस्तार हो रहा है तो इसका मतलब उत्पादन में विस्तार हो रहा है, और जब उत्पादन में विस्तार हो रहा है तो आर्थिक संपन्नता बढ़ रही है, मतलब लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है। इन वजहों से ये कहते हैं कि साम्राज्य का आर्थिक अवमूल्यन नहीं हुआ। लेकिन हमको ये समझना होगा, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप हुई, ये बात ठीक है, लेकिन मौर्य साम्राज्य की इकोनॉमी डाउन हो गई। ये कारण बनी किसके, मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे। तो जो पहला तर्क की नीति कारण बनी, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो आर्थिक कारण है मौर्य साम्राज्य के, उसको हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि मौर्य साम्राज्य के बाद आर्थिक कमजोरी आ गई पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में, या हम कहें कि पूरे देश में, तो वो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। मौर्य साम्राज्य के पास टैक्स कलेक्शन कम हुआ, ये ठीक है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा, ये हमको मानना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं एक चरण के रूप में कि मौर्य साम्राज्य क्यों गिरा या उसका पतन क्यों हुआ। तो स्थानीय राजनीतिक शक्तियों का उदय हो रहा है, ये हम देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे। जो स्थानीय प्रशासक है वो ताकतवर हो रहे हैं और केंद्रीय सत्ता का विरोध कर रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य का केंद्र है मगध, अब ये क्या होगा, कमजोर होगा, क्योंकि स्थानीय प्रशासकों के माध्यम से ये अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण करता था। अब स्थानीय प्रशासक केंद्रीय व्यवस्था के विरोध में है, तो मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया। पर कभी कभी ये जो प्रशासक है स्थानीय स्तर के, तो ज्यादा शक्तिशाली हमको मिलते हैं, केंद्रीय नियंत्रण को पूरी तरह से अस्वीकार कर देते हैं और अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर लेते हैं। इससे क्या होता है, साम्राज्य टुकड़ों में टूट जाता है। तो पहले जो एक बड़ा मौर्य साम्राज्य है जिसका पूरे भारत पर अधिकार है, लगभग दक्षिण के कुछ क्षेत्र को छोड़ दे तो वो मौर्य साम्राज्य टुकड़ों में टूट जाता है और अलग अलग स्थानीय प्रशासक हमको मिलते हैं। अब हम समराइज में समझना चाहें मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे क्या क्या कारण है, तो सबसे पहली चीज हमको मिलती है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। धर्म की नीति ने ब्राह्मणों को मौर्य साम्राज्य का विरोधी बना दिया। ये चीज सत्य है। कैसे? क्योंकि अशोक की जितनी भी नीतियां हैं, धर्म की नीति स्पेशली, वो ब्राह्मणों की आय को घटा रही है। अशोक कर रहा है कर्म कांड का विरोध, और जब अशोक करेगा कर्म कांडों का विरोध तो ब्राह्मणों की आय घटेगी, क्योंकि कर्म कांड ही ब्राह्मणों की आय के प्रमुख स्रोत थे। इससे शुंग और कर्ण वंश जैसे ब्राह्मण हमको मिलेंगे जो पुरानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करेंगे और मौर्य साम्राज्य के विघटन में प्रमुख भूमिका अदा करेंगे। जैसे यहाँ हमने देखा पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की मौर्य वंश के बाद, ये भी ब्राह्मण है। यहाँ तक हम देखते हैं जो सातवाहन है, ये भी स्वयं को ब्राह्मण ही मानते हैं। तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया मौर्य साम्राज्य के खिलाफ हमको बहुत तेज मिलती है। वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और प्रशासनिक रूप से तथा सैन्य बल के साथ भी हमको मिलती है। ये मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण हो सकता है। दूसरा कारण, वित्तीय संकट भी हमको मिलता है मौर्य साम्राज्य, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। तो प्रशासनिक खर्च है, जो सैन्य खर्च है, वो बढ़ रहे हैं। अशोक ने बहुत सारे दान भी दिए थे, इससे जो राजकीय कोष है, वो राजकीय कोष भी घट रहा है। जो दमनकारी शासक मिलते हैं स्थानीय स्तर पर, वहां पर केंद्रीय व्यवस्था का नियंत्रण नहीं रह जाता है, और ये भी
मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। अन्य क्षेत्रों में जब ज्ञान की पहुंच होती है, जैसे हमने देखा लोहे का विज्ञान, जब यह ज्ञान पहुंचता है अन्य क्षेत्रों में तो उससे भी मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ता है। क्योंकि आप समझिए, जो लोहे का विज्ञान है इसमें जो सबसे खास चीज है कि लोहे को गलाना, फिर उसमें से शुद्ध लोहा छाटना और उससे फिर औजार बनाना, ये काफी टेक्निकल प्रोसेस है और पहले इस प्रोसेस पे एकाधिकार होता है मगध का। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है अन्य क्षेत्रों में तो उससे जो स्थानीय प्रशासक हैं वो स्वयं को ताकतवर बनाते हैं, कृषि उत्पादन बढ़ाते हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ाते हैं और मगध के या हम कहें मौर्य साम्राज्य के विरोध में खड़े हो जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे की जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के क्षेत्र है, भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों की उपेक्षा की गई मौर्य साम्राज्य के द्वारा। दूसरे चीन की बन गई महादीवार और ये कारण भी बना मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे। अब इस तथ्य को ठीक से आप समझिए। जैसे पश्चिमोत्तर भारत में है दर्रे और ये मार्ग का काम करते थे पश्चिम से होने वाले या पश्चिमोत्तर से होने वाले आक्रमणों के लिए। अशोक अपने समय में यहाँ चलाता है क्या, नीति। इससे ये जो आक्रमण है काफी समय तक के लिए रुका रहता है। लेकिन जब अशोक जाता है तो जो इसके उत्तराधिकारी है वो धम्म नीति के प्रति ही प्योर नहीं है। अब इससे तो पश्चिम के आक्रमण है या पश्चिम उत्तर के जो आक्रमण है वो भारत पे फिर से शुरू हो जाएंगे। फिर से क्यों? क्योंकि पहले इससे आपने देखा था अलेक्जेंडर के टाइम पे या उससे भी पहले दारा के टाइम पे आक्रमण हो रहे थे। जो शक शासक है कहाँ के, सिथियन के, ये क्या करते थे चीन पर और भारत दोनों जगह आक्रमण करने वाले थे। लेकिन तो चीन का राजा है शी हुआंग, इसने क्या किया, चीन के लिए दीवार बना दी जिससे शक शासक अब चीन पर आक्रमण नहीं कर सके और इनका पूरा आक्रमण कहाँ गया, भारत पर। अब आप ऐसे समझिए, पहले जो शक शासक थे ये दो तरफ से आक्रमण करते थे या दो क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे, एक चीन पर और दूसरे भारत पर। अब क्योंकि दो क्षेत्रों पर आक्रमण करेंगे तो ये कम प्रभावशाली होंगे। लेकिन जब चीन ने बना ली क्या, महादीवार, अब जब चीन की तरफ बन गई महादीवार तो अब आक्रमण चीन की तरफ नहीं हुए। तो जो पूरा साम्राज्य है या जो हम कहें जो पूरी ताकत है शकों की वो भारत की तरफ डाइवर्ट हो गई। इसके अलावा जब हम देखेंगे हुणों का आक्रमण तो ये हुणों का आक्रमण एक प्रमुख भूमिका के रूप में देखा गया मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ये लोग चीन पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं और सारे मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे और उससे मौर्य साम्राज्य का पतन होगा। जो यूनानी है वो अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक एक राज्य स्थापित करेंगे और यहीं से 206 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया जाता है। और अंत में हम देखेंगे 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने त्रिदत्त की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया। बाद में शुंग के बाद कण्वंश आएगा और यह भी भारत पर अपने साम्राज्य को स्थापित करेगा। शुंग वंश पाटलिपुत्र के क्षेत्र में और मध्य भारत के क्षेत्र में जो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र था उस पर अधिकार कर लेगा और अपनी खुद की प्रशासनिक व्यवस्था स्टैब्लिश करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में भी हम देखना चाह रहे हैं, जो केंद्रीय नियंत्रण की भूमिका है मौर्य साम्राज्य की, उसके पतन के पीछे एक प्रमुख कारण जो हम देखते हैं कि जो इनके सलाहकार हैं, जैसे जब हम समय देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का तो इनके समय चाणक्य होते हैं, फिर समय आता है बिंदुसार का, तो यहाँ भी चाणक्य की नीतियां प्रभावित रहती हैं। फिर समय आता है अशोक, तो अशोक के समय जो बुद्ध की नीतियां हैं या जो बौद्ध धर्म की नीतियां हैं वो प्रभावित रहती हैं। इसके साथ साथ चाणक्य की नीति ये भी अशोक के साथ जुड़ी होती है और इसका जो रूप मिलता है हमको धर्म के रूप में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जिस नीति पर ये साम्राज्य चल रहा है वो चाणक्य की नीति है। अशोक के समय जिस नीति पर ये साम्राज्य चल रहा है वो बुद्ध की नीति है और चाणक्य की नीति है। दोनों नीतियों का मिला जुला रूप हमको मिलता है धर्म के रूप में। तो इस वजह से मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना रहता है। लेकिन जब आएंगे इनके उत्तराधिकारी तो वो लोग इस धम्म की नीति को क्या करेंगे, छोड़ देंगे और जो चाणक्य की नीति है उस नीति का भी पालन नहीं करेंगे, अर्थात ना चाणक्य की नीति को अपनाएंगे और ना धम्म की नीति को अपनाएंगे। उसके कारण जो नेतृत्व की क्षमता है उत्तराधिकारियों में वो हमको कमजोर मिलेगी, क्योंकि ये खुद भी कमजोर ही है। अन्यथा ये चाणक्य की नीति या धम्म की नीति छोड़ते नहीं, लेकिन क्योंकि ये नीतियां प्रभावशाली रूप में नहीं रहेंगी उस कारण से भी हमको मौर्य साम्राज्य का पतन होता हुआ देखेगा। तो इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में ये समझ लिया कि मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, उसके पीछे के क्या कारण है, वो सब हम बहुत डिटेल से देख चुके हैं।
हमने तर्क भी देखा और उसके जो उत्तर हैं वो भी देख लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।